अभी शादी को बाकी थे 1 महीना पूरे 6 दिन। 1 महीना 6 दिन शादी के लिए बाकी थे, लेकिन सास को एक खबर मिलती है कि उसके दामाद की तबीयत बहुत ख़राब है। और फिर सास जो है तैयारी करती है वहाँ पर जाने के लिए। ससुर कहता है कि तुम पहले चली जाओ वहाँ पर, तुम जाके देखो कि दामाद जी को क्या हुआ है, क्या कुछ ज़्यादा परेशानी है। तो सास 1 दिन के लिए वो चली जाती है बेंगलुरु, और बेंगलुरु जाती है तो अपने दामाद से मिलती है। चूँकि सास को वापस शाम को ही आना था, वो वादा करके गई थी अपने पति से कि शाम को ही मैं वापस आ जाऊँगी। लेकिन जब वो आने की तैयारी करती है तो दामाद उसे रोकता है कि प्लीज़ आप 1 दिन यहीं रुक जाइए, थोड़ा आराम कर लीजिए, फिर चले जाइएगा। और वो सास 1 दिन के लिए, 1 रात के लिए उस दामाद के साथ उस कमरे में रुक जाती है। फिर किसी को भी इस बात का अंदाज़ा नहीं होता है कि आगे क्या होने वाला है। कोई भी अपराधी कानून से बच नहीं पाएगा, क्योंकि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। अपराध किया है तो सजा तो जरूर मिलेगी, आज नहीं तो कल। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं के बनारस वाले और एक नई क्राइम स्टोरी के साथ मैं हाजिर हूं आप सबके लिए। एक एक करके बीत जाते हैं पूरे 5 दिन, और 5 दिन उस जगह पर, उस रूम में, उस कमरे में दोनों इस तरह से रहते हैं जो जैसे पति पत्नी। अब शादी को मात्र बचे थे 9 दिन, और 9 दिन के पहले ये जो घटना है ये पूरे आग की तरह इलाके में फैल जाती कि सास और दामाद दोनों फरार हो चुके हैं। जी हाँ, इसके पीछे का कारण क्या था, उनमें मोहब्बत, उनका इश्क शुरुआत कैसी थी, कैसे उनके बीच में ये प्रेम का जो बंधन है ये बंध गया और भागने तक की नौबत आ गई। मैं हूं के बनारस वाले, और फिर एक नई क्राइम स्टोरी के साथ आप सबके सामने मैं हाजिर हूं। तो आइए बताते हैं इस नई स्टोरी की पूरी जानकारी। दोस्तों, ये जो घटना है ये अलीगढ़, ज़िला अलीगढ़ की है, और अलीगढ़ में एक थाना क्षेत्र है मंडराक। मंडराक में एक जो गांव है मनोहरपुर कायस्थ, यहाँ की ये घटना है। और इस गांव में अभी 6 तारीख मतलब 6 अप्रैल आ गया था, और 15 तारीख को उस लड़की की शादी थी। तो 6 तारीख को जो उस घर में जो लड़की की जो माँ होती है, जिसका नाम सपना होता है, तो सपना अपने पति, जिसका नाम जितेंद्र उर्फ जीतू रहता है, तो जितेंद्र से कहती है कि देखो आज 6 तारीख हो गई है और 15 को शादी है, तो एक काम करो कि कार्ड वार्ड बांटना ही है तो देर हो जाएगी, ऐसा करो आज ही तुम चले जाओ और अपनी बहन को, और हमारी भी बहनें हैं तो सबको तुम आज कार्ड दे दो, क्योंकि बहुत सारे काम करने बाकी हैं और तारीख भी 15 जो है नज़दीक है। तो 6 तारीख की ये बात है। 6 तारीख को जब जितेंद्र उर्फ जीतू अपनी पत्नी की, सपना की बात सुनता है, तो वो कहता है हाँ तुम ठीक कह रही हो, हमें जल्दी जाना चाहिए क्योंकि सब काम हम ही लोगों को करना है। तो फिर जितेंद्र कार्ड लेता है और बहनों के पास पहुंच जाता है। तो जब बहन को कार्ड देकर वो शाम को अपने घर वापस आता है, तो जो बेटी है अपनी बेटी से पूछता है कि अच्छा ये बताओ कि तुम्हारी माँ नहीं दिख रही है, कहाँ है? और टाइम जो है उस समय 6 बज रहा था। तो बेटी कहती है कि माँ बाज़ार गई है, कुछ कह रही थी कि कुछ सामान लेना है। तो वो अपना अकेले चली गई और मैं उससे कहती रह गई कि मुझे भी साथ ले चलो। तो कह रही है नहीं, तुम्हारा जाना ठीक नहीं है, तुम्हारी शादी है, तुम घर पे ही रहो और मैं अकेले जाकर सामान लेकर आती हूँ। अब 6 साढ़े 6 का वक्त, और जो सपना है अभी घर वापस नहीं लौटी है, चूँकि वो जितेंद्र के निकलने के बाद ही वो तुरंत निकल चुकी थी बाज़ार के लिए। तो अब 6 से अब समय 8 बज चुका है और अंधेरा भी हो चुका है। अब जितेंद्र उर्फ जीतू वो परेशान होता है कि अभी तक उसकी पत्नी घर वापस नहीं आई है। मन में उसके तरह तरह के ख्याल आते हैं कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया है, और चूँकि शादी का माहौल है तो इस वजह से वो और ज़्यादा परेशान हो जाता है। 8:30 का वक्त होता है, वो अपनी पत्नी को फ़ोन मिलाता है, तो पत्नी बहाने बनाती है कि अभी आधा घंटा 15 मिनट मैं घर पहुंचती हूं। तो फिर वो एक घंटे और इंतज़ार करता है। अब जो समय हो गया वो 9:30 बजे का समय हो चुका था, और जितेंद्र की जो परेशानी है वो बढ़ती चली जा रही थी, और परेशानी बढ़ना भी स्वाभाविक है क्योंकि शादी का घर था वो। फिर कुछ देर बाद जब
9:30 का समय होता है तो जितेंद्र फिर से फ़ोन करता है सपना देवी को, तो सपना का मोबाइल उस समय स्विच्ड ऑफ बताता है। अब जितेंद्र और ज़्यादा परेशान हो जाता है कि इसका मोबाइल बंद क्यों हो गया। तो फिर मोबाइल जब उसका स्विच्ड ऑफ बताता है तो ये और परेशान हो जाता है और बार बार फ़ोन लगाता है तो मोबाइल स्विच्ड ऑफ बताता है। फिर इसके मन में कुछ ऐसा विचार आता है कि वो उस लड़के पर अपनी कॉल लगाता है जिससे उसकी बेटी की शादी होने वाली रहती है। और वो जो लड़का है उस लड़के पर जब फ़ोन लगाता है तो वो भी पहले फ़ोन को रिसीव नहीं करता है। वो 2 बार 3 बार 4 बार फ़ोन लगाता है लेकिन फ़ोन को रिसीव नहीं करता है, फ़ोन बार बार काट देता है। अब जितेंद्र को थोड़ा-सा अब इसका शक होना शुरू हो गया कि हो न हो इसकी जो पत्नी है ये उसके होने वाले दामाद के साथ में ही है। और इसका शक अब गहरा होता जा रहा था। इसने कई बार फ़ोन लगाया अपने होने वाले दामाद पर। एक बार उसने फ़ोन उठाया और जितेंद्र ने उससे कहा कि वो सपना से बात कराए। तो पहले तो उसने होने वाले दामाद ने मना कर दिया कि सपना उसके साथ नहीं है। लेकिन जितेंद्र बार बार कह रहा था कि हो न हो ये सपना मेरी पत्नी तुम्हारे साथ है। तो उसने भी जो होने वाला दामाद था उसने खुलकर अपनी बातें सामने रख दी। उसने कहा कि सपना मेरे साथ है और तुमने 18 साल तक इसे बहुत कष्ट दिया है, बहुत दुख में रखा है, लेकिन अब ये मेरे साथ रहेगी। और ये जो शब्द है मेरे साथ रहेगी, ये बात सुनकर वो जो जितेंद्र है उसकी हालत ख़राब हो जाती है, वो परेशान हो जाता है। लगता है जैसे उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई है और उसे कुछ समझ में नहीं आता है। लेकिन वो अपने होने वाले दामाद की बात सुनता रहता है। वो जो लड़का है जिससे शादी होने वाली थी उसकी लड़की की, वो कहता है कि अब ये हमेशा मेरे साथ रहेगी, मैं इसको बहुत खुश रखूँगा। अब तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। अब तुम इसकी चिंता करना बंद कर दो और आज से ये तुम्हारे घर भी नहीं जाएगी और तुम्हारे साथ भी नहीं रहेगी। ये वापस कभी नहीं जाएगी, ये आज से मेरी हो गई है और ये मेरे साथ ही रहेगी। अब जितेंद्र के होश उड़ जाते हैं। 6 अप्रैल की रात में जब 10:30 बज जाता है तो जो जितेंद्र है अपनी पत्नी सपना का इंतज़ार करता रहता है, लेकिन उसकी पत्नी नहीं आती है। 10 से 11, 11 से 12 समय आगे बढ़ता रहता है और वो जो जितेंद्र है, वो जितेंद्र उर्फ जीतू है, उसका जो पति है सपना का, वो पूरी रात भर बैठा रहता है और सोचता रहता है कि आखिर हुआ क्या है। उसे कुछ समझ में नहीं आता है। सुबह होती है तो वो चूँकि रात भर जागा रहता है तो वो जाके अपने जो उसके घर वाले होते हैं, जो दोस्त साथी होते हैं अड़ोस पड़ोस में, वो बात बताता है कि जो सपना उसकी पत्नी है वो कल से गायब है और पता नहीं वो रात भर कहाँ थी, किसके साथ थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है और उसके साथ क्या हुआ है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और जितेंद्र रात भर यही सोच रहा था कि उस जो राहुल है जिसके साथ उसके लड़की की शादी होने वाली थी, तो राहुल जो बात उसको बोला था, उसकी जो बातें थी कि मेरे साथ रहेगी, वो बातें उसके दिमाग में रात भर गूंजती रहीं और वो ईश्वर से प्रार्थना कर रहा था कि काश ये बातें झूठी हो जाएं और सपना फिर से उसके घर में वापस आ जाए और जो 15 तारीख की जो शादी है वो धूमधाम से उसकी लड़की की राहुल के साथ में हो जाए। वो अपने सबसे बताता है कि ऐसी बात है, सपना जो है 6 तारीख को गई, बाज़ार गई और फिर वापस नहीं आई। तो उसके जो पटीदार होते हैं वो कहते हैं तुम घबराओ मत, पहले ऐसा करो कि देख लो तुम्हारे घर में सारी चीज़ें व्यवस्थित हैं, पहले की तरह सब कुछ है कि कुछ उसमें गायब है या कुछ इस तरह का लग रहा है कि कोई कुछ लेके चला गया है, देख लीजिए पहले। तो वो अपने घर में जाता है, अलमारी खोलता है तो वहाँ पे एकदम वो सन्न रह जाता है जब देखता है कि उसके जो 3.5 लाख रुपए जो कैश उसने अलमारी में रखा हुआ था वो गायब हो जाता है और जो 5 लाख के जो जेवरात और जो गहने होते हैं वो सब वहाँ से गायब हैं, वो जगह खाली है। वो देखकर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और उसको अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उसकी जो बेटी है, बेटी का रो रो के बुरा हाल होता है कि अभी 15 तारीख की जो शादी है वो अब कैसे होगी, बदनामी का डर और बहुत सारी चीज़ें जो उसके दिमाग में इस तरह परेशान करती हैं। जब जो जितेंद्र है वो
अपने वहाँ अलीगढ़ थाने पर पहुँचता है अपने पटीदारों के साथ में, तो थानेदार से वो पूरी अपनी बात बताता है। तो थानेदार सब घटना को सुनते हैं। वो थानेदार पूछता है कि कैसे क्या हुआ, तो बताता है कि मेरी जो बीवी है सपना, वो 6 तारीख को बाज़ार गई थी सामान लेने के लिए, लेकिन अभी तक वापस नहीं आई है। और घर में जो गहने थे और जो नकदी थी जो 3.5 लाख की, वो सब गायब है। और फिर वो जो थानेदार है वो पूछता है कि किससे शादी होने वाली थी, कैसे कब रिश्ता हुआ, तो वो बताता है कि अक्टूबर 2024 में उसकी लड़की जो शिवानी है, उसकी शादी होने वाली थी राहुल से। और राहुल जो है वो होरीलाल का बेटा है, जिसका जो थाना है वो पड़ता है दारो, थाना उसका दारो होता है। और होरीलाल उसके पिता का नाम होता है, लड़के का नाम राहुल है और मछरी गांव का रहने वाला है। ये पूरी बात बताता है। फिर कहता है, फिर थानेदार उससे पूछता है कि क्या कभी किसी से उसका, सपना देवी का किसी से बातचीत, तो बताता है कि नहीं, पहले फ़ोन पे तो अक्सर बातचीत होती थी। मैं जब घर वापस पहुंचता था बाहर से, तो मेरी जो बीवी है वो अपने दामाद से बहुत ज़्यादा बात करती थी, घंटों घंटों बात होती थी। और ऐसा कुछ कभी मुझे लगा नहीं कि इस तरह की घटना हो सकती है, मेरे होने वाले दामाद का इसमें हाथ हो सकता है। फिर थानेदार ने आगे प्रश्न पूछा कि उनका मिलना-जुलना कभी कुछ, तो बताया कि नहीं, 1 मार्च को फ़ोन आता है कि उसके होने वाले दामाद जो राहुल है, उसकी तबीयत ख़राब है। अब वो चूँकि बताता है थानेदार को कि बेंगलोर में, जो कर्नाटक की राजधानी है, बेंगलोर में वो फेरी का काम करता है, कपड़े बेचता है कॉलोनी में, और गाँव-गाँव कॉलोनी और शहर-शहर वो कपड़े बेचता है, फेरी का काम करता है, वहीं पर वो रहता भी है। तो अचानक 1 मार्च को फ़ोन आया कि उसकी तबीयत ख़राब है। तो पत्नी ने मुझसे कहा ये बात, तो मैंने पत्नी से, सपना देवी से कहा कि ऐसा करो, तुम चली जाओ और फिर शाम तक तुम वापस आ जाना। तो वो 1 तारीख को वहाँ निकल जाती है, लेकिन यहाँ से जाने के बाद वो अपने होने वाले दामाद राहुल के साथ 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, और ऐसे करते-करते पूरे 5 दिन अपने होने वाले दामाद राहुल के साथ वहीं पर रहती है। और हमें लगता है कि इन 5 दिनों में उन सब के साथ उनका जो शारीरिक संबंध है वो भी बन चुका था, और वहीं से प्यार मोहब्बत उनका पनपना शुरू हुआ। और आज ये 6 तारीख को हमें लग रहा है कि दोनों साथ मिलकर और यहाँ से दूर कहीं चले गए हैं, और नकदी और जेवरात ये सब लेकर फरार हैं। उसके पटीदार कहते हैं कि प्लीज़ थानेदार साहब, किसी भी तरह से उस महिला को, जिसका नाम सपना देवी है, उसको घर लेते आइए, और जो नकदी और जो जेवरात गए हैं, कृपा करके उनको भी ढूंढ कर लाइए, नहीं तो बिटिया की शादी जो होने वाली थी वो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा परिवार के लिए, क्योंकि ये जो धन इकट्ठा किया जाता है लड़की की शादी के लिए, वो बहुत मुश्किल से, और हमारा परिवार भी बहुत पैसे वाला नहीं। थानेदार कहता है ठीक है, तुम लोग घर जाओ और मैं फिर कुछ तुम्हें बताता हूँ। तो राहुल का जो नंबर था और जो सपना देवी का नंबर था, थानेदार जितेंद्र से मांगता है, और जितेंद्र उनको दोनों नंबर प्रोवाइड करता है, दे देता है, और सर्विलांस पे दोनों नंबर लगा दिए जाते हैं, और उनकी लोकेशंस और उनकी जो कॉल हिस्ट्री थी वो सारी चीज़ें पता करना शुरू कर देते हैं। तो थाने की पुलिस जो है लग गई उन दोनों की तलाश में, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। और आपको बता दें कि इस मामले में पुलिस ने गुमशुदगी तो मतलब दर्ज कर ली है, लेकिन कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। और पूरा उसका जो सोशल मीडिया और जो सर्विलांस पे लगा है, उसका मोबाइल, बात किससे क्या, वो सारी जानकारी पुलिस इकट्ठा कर रही है। हालांकि इस घटना के बाद मैं भी उस गांव में पहुंचा, और जितेंद्र जीतू से मेरी बातचीत हुई, तो उसने बताया कि 2007 में एटा ज़िला की उसकी जो पत्नी थी, सपना देवी, रहने वाली थी। हालांकि उसने ये भी बताया कि सपना का नाम जो है अपना देवी था। अपना देवी थोड़ा अटपटा लगता था, तो इसने सपना उसको बुलाना शुरू कर दिया। बेटी का रो रो के बुरा हाल है, और शुरू में तो उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन जब गांव वालों ने और सब ने वो एहसास दिलाया कि उसकी माँ उसके होने वाले पति के साथ भाग गई है और दोनों में इश्क था, तो वो सुनते सुनते उसकी तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही थी, और वो इस समय बहुत परेशान है, सदमे में है। और जीतू ने ये भी बताया कि उसके जो लड़की है वो सबसे छोटी है, सबसे पहले वही पैदा हुई, उसके बाद
उसके 2 बड़े लड़के हैं और शादी 15 तारीख को थी। तो हालांकि इस घटना के बारे में और उन दोनों के बारे में भी जानकारी नहीं मिली, लेकिन जब मीडिया कर्मी ने पुलिस वालों से पूछा कि इस मामले में एफआईआर क्यों नहीं लिखी गई है, तो पुलिस वालों ने ये जवाब दिया कि जो हमारा जो भारतीय कानून है उसमें जो बालिग हैं दोनों, चूँकि राहुल जो है 20 साल का है और वो 38 साल की है महिला, तो इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भारत का जो कानून है इसमें दोनों बालिग हैं, तो और दोनों अपना फ़ैसला खुद ले सकते हैं। बस अगर ये चोरी का मामला ना हो कि इनकी जो घर से नकदी और जो जेवरात गायब हुए हैं, ये मामला अगर नहीं बने और चोरी की शिकायत दर्ज न हो, तो शायद इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप उनको ढूंढ कर भी कुछ नहीं कर सकते। फिर जब जीतू से पूछा गया कि क्या आप चाहते हैं कि वो फिर वापस आ जाए, तो उसने मीडिया वालों से यही बताया कि सिर्फ एक बार पुलिस प्रशासन उसे ढूंढकर मेरे सामने, मेरी पत्नी को मेरे सामने खड़ा कर दे। और जब यही बात उसकी बेटी से बोला गया, तो उसने भी कहा कि मेरी माँ ने क्यों ऐसी करतूत की और मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। और उसने कहा कि मैं अपनी माँ से ये कहना चाहती हूँ कि तुम आओ चाहे मत आओ, तुम मत आओ ज़्यादा अच्छा है, बस वो जो जेवरात और जो पैसे हैं वो तुम लाके वापस कर दो या किसी तरह से भिजवा दो, मैं बस यही चाहती हूँ। और तुम्हारी वजह से हम लोगों की पूरी जो हमारा जो घर है वो पूरा बदनामी हो गया और घर हमारा टूट गया, और हमारे जो दोनों भाई हैं उन सबकी भी ज़िंदगी तुमने बर्बाद कर दी। तो इस घटना की छानबीन चल रही है, लेकिन ये जो दोनों का जो प्रेम का रिश्ता, जो कि माँ और बेटे के रिश्ते जैसा होता है, ये इसने पूरे देश, पूरे इलाके को शर्मसार कर दिया है। और समाज में ऐसी घटनाएं न हो तो ज़्यादा अच्छा है। और चूँकि ये एक सच्ची घटना है और सच्ची कहानी है, इसलिए मैं आप सभी लोगों के सामने रखता हूँ। यदि कोई कमेंट हो इस घटना से संबंधित और मेरी इस स्टोरी पर, तो आप ज़रूर हमें हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, और मैं अच्छे कमेंट पर मैं आपका नाम भी लूँगा और आपसे बात भी करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।